नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 2 लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। ये मॉडल पेपर भी हम जो है आपको उसी प्रकार सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि हमने आपको पहले एक मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है। तो आइए बना तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1970, 1971, 1975 या 1999? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1971 में जो है बांग्लादेश का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और कब हुआ था? जो है 23 मार्च 1971 को जो है इसका गठन हुआ था। और ये जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो पहले जब हमारा भारत का विभाजन हुआ था, तो उसमें जो है दो पाकिस्तान छोड़े गए थे। बांग्लादेश को जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान, और वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। ये भी जो है आपको याद रखना है। इसको किस नाम से जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1950 में, 1955 में, 1951 में, 1900 सॉरी इसमें जो है ये 1961 है, ये 51 हो गया है। तो इसको आपको 61 करना है। 1961 में, 1965 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1961 में जो है बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी, तो ये जो है 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। यानी कि 28 सालों तक ये दीवार बनी रही, जो कि 150 किलोमीटर लंबी थी। और ये जो है पूर्वी बर्लिन, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को जो है एक दूसरे से अलग करती थी। और इस दीवार को जो है बाद में गिरा दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1987, 2001, 1991 या 1997? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जो कि 25 दिसंबर को जो है इसका विघटन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और सोवियत संघ के विघटन की घोषणा जो है, जो सोवियत संघ के तीन सबसे बड़े गणराज्य यूक्रेन, बेलारूस और रूस ने जो है इसकी विघटन की घोषणा की थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2020, 2021, 2022 या 2023? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2023 में जो है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उपयुक्त सभी? तो ये जो है हमारा इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लेकिन चीन को जो है दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसमें करंट में से भी जो है आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जो आपको थोड़ी बहुत करंट अफेयर भी याद रखनी है, जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता हुआ चलूंगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब आक्रमण किया? 22 अक्टूबर 1947, 21 अक्टूबर 1948 या 21 अक्टूबर 1949 या 21 अक्टूबर 1950? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 अक्टूबर 1947 को जो है पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? 1982 में, 1986 में, 1997 में या 1999 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया। और 1992 में जो है आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो कि ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ये भी जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया? कृषि, उद्योग, खेल या शिक्षा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, उद्योग पर जो है इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर ध्यान दिया गया था, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर जो है आपकी 1961 तक चली थी। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 साल की योजना। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जाति को किससे खतरा है? ये भी यानी कि परमाणु हथियारों से, आतंकवाद से, प्राकृतिक आपदाओं से या उपयुक्त सभी से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। क्योंकि मानव जाति को जो है परमाणु हथियारों से भी खतरा है, क्योंकि अगर
जो है परमाणु बम छिड़ गया तो ये समझ लो कि पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा, और आतंकवाद से भी जो है दुनिया मानव जाति को खतरा है, और प्राकृतिक आपदाओं से भी जो है मानव जाति को खतरा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पंजाब समझौता कब हुआ? 1971, 1985, 1988 या 2002? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1985 में जो है पंजाब समझौता हुआ था। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और इनका शब्द आंसर जो है आपको 10 शब्दों में देना होता है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आसियान के 2 संस्थापक सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान के 2 संस्थापक सदस्य हैं इंडोनेशिया और मलेशिया। और अगर आपसे और ज्यादा पूछा जाए तो फिलीपींस, ब्रूनेई, वियतनाम, ये भी जो है आसियान के क्या है, सदस्य देश हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, संरक्षणवाद द्वारा पैदा हुई किसी एक समस्या का उल्लेख कीजिए। तो संरक्षणवाद से उत्पन्न एक प्रमुख समस्या यह होती है कि संरक्षणवाद के कारण घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। तो आपस में जो घरेलू स्तर पर जो है क्या होती है, प्रतिस्पर्धा, आपस में मिलजुल कर रहना, वो जो है समाप्त हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम बताइए। तो एनडीए में सम्मिलित 4 दल हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और आपका सेकंड है ऑल इंडियन यानी कि ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, और आपका तीसरा है इसमें पाटाली मक्कल कोची, और चौथा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। यानी कि एक तो है आपका, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एनपीपी, और दूसरा है आपका ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, और आपका तीसरा है पाटाली मक्कल काची, और चौथा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए। तो ये भी जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपको 2 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई? तो हमारा आंसर है, चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा जो है दिसंबर 1978 में की गई थी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। यानी कि चीन में अगर आपसे पूछा जाए कि खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई, तो 1978 में की गई थी। ये जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो ये भी जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये जो है आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, जिसका आंसर जो है आपको 10 शब्दों में देना पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को का फुल होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अगर आप जो है इतना भी इसको लिख देते हैं तो ये भी जो है आपको इसमें पूरा नंबर मिल जाएगा, और अगर आप जो है इतना भी लिखेंगे तो भी आपको पूरा नंबर जब मिल जाएगा। लेकिन हम जो है अगर आपको किसी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो इसीलिए जो है हमने आपको ये पूरा रखा है। और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल। यूनाइटेड का मतलब होता है आपका संयुक्त, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्र, और एजुकेशन का मतलब होता है शैक्षिक, और साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, और कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, यानी कि कल्चर जिसे हम बोलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इसमें संगठन। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे ये वाला वर्ड इसमें पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बनाना है यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक, और एंड लगा के आपको कल्चरल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, और कल्चरल माने की संस्कृति। और यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक निकाय है। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो जो है पेरिस में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था, जिसे कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि
कांग्रेस का विभाजन जो है 1969 में दो भागों में हुआ, जिसमें एक भाग था कांग्रेस आर और एक था कांग्रेस ओ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो जब तो 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन जो है गरम दल और नरम दल में हुआ था। ये भी जो है आपको याद रखना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय विदेश नीति के दो निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो इनमें जो है एक है पहला आपका दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, और दूसरा है परस्पर गैर आक्रामकता आक्रामकता। ये भी जो है आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय विदेश नीति के दो निर्धारक तत्व कौन से हैं, तो एक तो है दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, और परस्पर गैर आक्रामकता, ये भी जो है उसका निर्धारक तत्व है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूर्वोत्तर भारत में 7 छोटे छोटे राज्य क्यों बनाए गए? तो पूर्वोत्तर भारत में जो है 7 छोटे छोटे राज्य बनाने का इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि भारत के हर राज्य में ज्यादातर लोग एक ही भाषा बोलें और एक जैसी संस्कृति साझा करें। आप लोग भी जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न यानी कि संस्कृतियों के लोग रहते हैं, धर्मों के ज्यादातर लोग रहते हैं, जो कि और सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर भेदभाव भी किया जाता है, और अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहने जाते हैं, भाषाएं भी अलग अलग प्रकार की बोली जाती हैं। और आप भी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और हमारे देश की राजभाषा जो है हिंदी मानी गई है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में जो है लगभग 12 से 15 राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है, या कब माने 18 राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है, क्योंकि हर जगह पर जो है थोड़े थोड़े राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है। अब आता है हमारा, भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 11 से 13 मई के बीच में 1998 को राजस्थान के पोखरण में किया था, और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया, तो वो जो है आपका मई 1974 में किया था, जो कि उस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अब हमारे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर जो है आपको लगभग 50 शब्दों में देना होता है, और ये इसके जो है आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहला है शांति सेना क्या थी, इसकी सफलता क्यों नहीं मिली? तो ये जो इसमें सेवा हो गया है, इसको आपको सेना करना है कि शांति सेना क्या थी और इसे सफलता क्यों नहीं मिली। तो भारतीय शांति सेना यानी कि IPKF एक भारतीय सेना दल था, जिसे 1987 में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए भेजा गया था। तो शांति सेना क्या थी? तो भारतीय शांति सेना एक भारतीय सेना दल था, जिसे 1987 में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए भेजा गया था, क्योंकि उस समय जो है श्रीलंका में जो है सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के लोगों में जो है संघर्ष चल रहा था, और वहां पर जो है एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे। और अब जो है आता है इसी में कि ये सफल क्यों नहीं हुई। तो IPF के यानी कि भारतीय प्रमुख दल सेना जो है कोई जो है श्रीलंका में यानी कि भारतीय शांति सेना को जो है श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या में थे समूहों जैसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे लिट्टे जो है ये एक आतंकवादी संगठन था, और सहेली समूह के बीच चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने के लिए भेजा गया था। तो सहेली समुदाय और तमिल समुदाय के लोगों में जो है ये गृह युद्ध चल रहा था, या गृह युद्ध जिसे हम बोलते हैं आपस में ही जो घर घर में यानी कि एक ही जगह पर होता है, उसी को जो हम गृह युद्ध में बोलते हैं। तो ये जो है इन दोनों समुदायों में आपस में चल रहा था, और इसी का जो है इसी के लिए शांति स्थापित करने के लिए जो है भारत ने अपनी शांति सेना को जो है कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। हालांकि IPF के लिट्टे के साथ युद्ध में उलझ गई, और इसी कारण इसे सफलता नहीं मिली। तो जो लिट्टे आतंकवादी संगठन था ये इससे भिड़ गई, और इसी कारण जो है इसको क्या है सफलता नहीं मिली, ये जो है श्रीलंका में शांति स्थापना नहीं कर पाई। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें पहला आम सभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और संयुक्त राष्ट्र ये सुरक्षा परिषद जो है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी कहा जाता है।
आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद और ट्रस्टीशिप परिषद। ये जो है इसके 6 प्रमुख अंग हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो ये भी जो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसको जो है यानी कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और भारत भी जो है 30 अक्टूबर 1945 को जो है इसमें शामिल हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि किसी को चोट पहुंचाकर उसका उपचार कर देना। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों को साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर लाने के लिए इस मॉडल को अपनाया गया था और इसी को जो है शॉक थेरेपी कहा गया था। और शॉक थेरेपी में राज्य की संपत्ति का निजीकरण और व्यावसायिक मालिकाना के ढांचे को अपनाया गया था। पूंजीवादी पद्धति से खेती करना शुरू किया गया था और पूरी तरह से मुक्त व्यापार पर जोर दिया गया था। तो ये जो है शॉक थेरेपी होती है। यानी कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना या चोट पहुंचाकर उसका उपचार करना। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं और इसलिए उन्हें अलग देशों में रहना चाहिए। इस सिद्धांत के मुताबिक हिंदू धर्म और मुस्लिम की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान अलग अलग है, इसलिए मुस्लिमों को हिंदू बहुसंख्यक भारत से अलग अपनी मातृभूमि चाहिए जहां इस्लाम प्रमुख धर्म हो। इस सिद्धांत के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत में जो है हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र या दो दो अलग अलग खेमे माने जाते हैं और इसीलिए जो है जब भारत का विभाजन हुआ था तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही हुआ था, क्योंकि मुस्लिमों का कहना था कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर कम है, तो इसीलिए जो है हमें अपने अलग देश चाहिए, यानी कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए जहाँ पर सिर्फ इस्लाम धर्म का ही प्रभुत्व हो और इस्लाम धर्म ही हो। इसीलिए जो है भारत का विभाजन हुआ था, क्योंकि मुस्लिम और हिंदुओं की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान जो थी अलग अलग थी। और भारत में हिंदू जो थे वो एक बहुसंख्यक समाज था, यानी कि मुसलमान अल्पसंख्यक थे यानी कम थे और हिंदू ज्यादा थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके कारणों का वर्णन करना है। तो कारगिल युद्ध के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण से रेखा पर घुसपैठ की, यानी कि पाकिस्तान के सैनिक जो थे वो जो है भारत की सीमा रेखा में घुस रहे थे, तो इसीलिए जो है कारगिल युद्ध शुरू हुआ। और पाकिस्तान का मकसद कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना था, तो ये भी जो है कारगिल युद्ध का यानी कि एक कारण है। अब नेक्स्ट आता है, पाकिस्तान चाहता था कि भारत की सैन्य और राजनीतिक स्थिरता कमजोर हो। पाकिस्तान को लगा कि भारतीय सेना घुसपैठ का पता नहीं लगा पाएगी और या अगर पता भी चल जाता है तो भारी बर्फबारी की वजह से आगे बढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि कश्मीर जम्मू में जो है बर्फ ज्यादा पड़ती है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इसी कारण जो है पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि अगर उन्हें पता भी चल जाएगा तो वो जो है बर्फबारी की वजह से ही मर जाएंगे या उन्हें जो है आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में हुए बदलावों का एक युग था, जिसकी शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी, जो कि भारत में हुई थी 1966 से 67 में। इस क्रांति के जरिए कृषि को आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में बदलने के लिए कई बदलाव किए गए। इन बदलावों के कारण फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी हुई और खाद्य
सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद भी मिली। तो यही जो है हरित क्रांति है, जो कि आपको 5 नंबर में पूछी जाए गई है अभी फिलहाल में। लेकिन कभी-कभी जो ये जो है आपको 8 नंबर में पूछी जाती है, जिसमें आपको जो है लगभग 200 से 250 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। तो हम जो है हरित क्रांति पर एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग भी कराएँगे, ताकि आपको जो है उसको लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। तो अभी फिलहाल जो है ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जो कि आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, इसलिए हमने जो है आपके लिए ये फिलहाल 50 शब्दों में ही लिया है। अब आते हैं हमारे लघुत्तरीय यानी कि दूसरे वाले लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 100 से 150 शब्दों में देने होते हैं, और ये जो है आपके 6 नंबर के होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन कीजिए। स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना इस प्रकार है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें इनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं, और वो 5 स्थायी सदस्य देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है क्या है, स्थायी सदस्य देश हैं। और इन पांचों देशों को वीटो पावर कहा जाता है, यानी कि इनके पास जो है पांचों देशों के पास वीटो पावर है, यानी जिसे हम P5 के नाम से भी जानते हैं। इन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी, और उस समय ये सैन्य ताकतों के हिसाब से सबसे बड़े देश थे। इन देशों ने सुरक्षा परिषद में शामिल होने के समय वीटो पावर के साथ खुद को जोड़ा था। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को दर्शाती है। तो इस प्रकार जो है किसकी संरचना हुई, वो जो है सुरक्षा परिषद की संरचना हुई। और अभी आगे है, बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल जो है 2 साल का ही होता है। तो इनका चुनाव क्षेत्रीय आधार पर महासभा करती है। तो इन 10 देशों का चुनाव जो है कौन करती है, महासभा करती है। जो इसमें जीत जाते हैं वो जो है 2 साल की अस्थायी लिए, यानी 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बन जाते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। तो इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 2 साल का। इनका चुनाव इस तरह किया जाता है कि 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 सदस्य दक्षिणी अमेरिकी देशों से, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से, और 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से होते हैं। तो ये जो है सुरक्षा परिषद की संरचना जो है इसी प्रकार होती है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अब आता है कि उनकी शक्तियों का विशेषाधिकार क्या है, यानी कि उनकी शक्तियों में अंतर क्या है स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों की में। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर वीटो शक्ति का है, यानी कि वीटो पावर का है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में निषेधाधिकार। निषेधाधिकार यानी कि ये ऐसे देश हैं, निषेधाधिकार एक यानी कि ऐसी शक्ति है, अगर उन पांचों देशों में से अगर एक भी देश ने मना किया कि हमें ये काम नहीं करना है, तो उसी की बात को जो है माना जाता है और वो काम नहीं किया जाता है। आगे आता है, स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है, जबकि अस्थायी सदस्यों के पास यह अधिकार नहीं होता है। तो ये जो है इनकी शक्तियों का क्या है, अंतर है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, शॉक थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। तो शॉक थेरेपी के 4 परिणाम निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहला है सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना, यानी कि सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क दिया गया। नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता पाने का अधिकार था। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं, परंतु सामाजिक सुरक्षा का यह घेरा अब टूट चुका था। इसलिए गरीब गरीबी यानी कि बेहद बढ़ गई, और स्वास्थ्य सेवाएं करीब ठप हो चुकी थी। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, या उनका जो है सोवियत संघ का विघटन होने पर आया, तो ये देश जो है बिल्कुल कमजोर पड़ गया था, यानी कि सोवियत संघ जो है कमजोर पड़ गया था। और इसका विघटन जो है 1991 में हुआ था, जो कि 25 दिसंबर को हुआ था। और सोवियत संघ ऐसा पहला देश था जहां पर लोगों को राइट टू वर्क यानी कि काम का अधिकार दिया गया था, और नागरिकों को बुढ़ापे में जो है बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता पाने का भी अधिकार मिल गया। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा
जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं। और लेकिन ये जो है घेरा टूटता गया और गरीबी जो है बेहद बढ़ गई, और जो इन्होंने जो स्वास्थ्य की जो अधिकार दिया था वो भी करीब करीब बिल्कुल ठप हो चुका था। अब नेक्स्ट आता है आर्थिक विषमता, यानी कि खेतों और उद्योगों के निजीकरण से आर्थिक विषमताएं भी बढ़ी। खेतों यानी कि जमीन बहुत बढ़ गई थी। नई आर्थिक व्यवस्था ने रूस को अमीरों और गरीबों के बीच बांट दिया था। भारत तथा अन्य देशों की तरह रूस में इतना बड़ा मध्यम वर्ग अभी नहीं था जो वहां की राजनीति को प्रभावित कर सके। तो सोवियत संघ में जो है आर्थिक विषमता भी आई, यानी कि वहां के जो खेत थे, यानी कि जमीनें थी, उद्योग थे या कारखाने थे, उनको जो है निजीकरण हाथों में देना पड़ा। और आर्थिक विषमताएं भी जो है रूस में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और वहां पर जो है अमीरों और गरीबों में जो है रूस का समाज बंट गया था। अब आता है आर्थिक संकट। पहला था आपकी आर्थिक विषमताएं, अब ये आता है आर्थिक संकट। तो सामूहिक कृषि फार्मों को निजी फर्म में बदला जाना और सरकारी कारखानों को निजी क्षेत्र में लाया जाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए बोरिस येल्त्सिन का कार्यकाल बहुत संकटपूर्ण रहा। राष्ट्रपति येल्त्सिन और अन्य उच्च अधिकारियों के सगे संबंधियों ने सरकारी कारखानों और कृषि फार्मों को सस्ते दामों पर खरीद लिया। क्योंकि कारखानों की बिक्री कीमतें बहुत कम थीं, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो जब सोवियत संघ के कारखानों और वहां की जमीनों को जो है जब बेचा गया, तो उनको जो है इतने सस्ते दामों पर बेचा गया कि उसे जो है इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मुद्रास्फीति, यानी कि रूस में ऐसे लोगों का अभाव था जो निजी कंपनियों को कुशलतापूर्वक चला सकें। उसके पास उसे उसी तरह की प्रबंधकीय निपुणता ही नहीं थी, और परिणाम यह हुआ कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य काफी नीचे गिर गया। 1992 से लेकर 2000 तक रूस पर 160 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा चढ़ गया। तो ये जो है शॉक थेरेपी के 4 परिणाम हैं। और राष्ट्रपति येल्त्सिन बार बार अपने प्रधानमंत्री बदलते रहे, पर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी। पुराना कृषि और औद्योगिक कर ढांचा टूट चुका था और उसके स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी। मजदूरों, डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के कारण प्रदर्शनों पर का दौर जारी करना पड़ा, और फाइनली 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ रूस का क्या हुआ, विघटन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत और चीन के बीच तनाव के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला है सीमा विवाद। तो भारत और चीन के बीच 2167 मील लंबी सीमा है, जो 80 से ज्यादा यानी कि 80 से ज्यादा सालों से विवाद का स्रोत बनी रही है। इस सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के नाम से जाने जाने वाली एक घातक जकड़ें हो चुकी हैं, जिसमें यानी कि सीमा विवाद यानी कि भारत में जो है कई बार भारत और चीन में जो युद्ध भी छिड़ चुका है। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 2167 किलोमीटर, जो 80 सालों से भी विवाद का कारण बनी हुई है। अब आता है तिब्बत पर चीन का कब्जा, यानी कि 1950 में साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये भी जो है भारत और चीन के संबंधों में विवाद का कारण है। अगला आता है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश सीमा क्षेत्र। तो अक्साई चीन को भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है, जबकि चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। यह क्षेत्र तिब्बत और जिनजियांग के चीनी क्षेत्रों को जोड़ने वाले एक अहम सड़क संपर्क है। तो ये भी जो है भारत और चीन के संबंधों में विवाद का कारण बना हुआ है। अब आता है भारत की तिब्बत नीति में बदला यानी कि भारत की तिब्बत नीति में बदलाव। तो भारत सरकार ने सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप से काम किया है। उदाहरण के लिए साल 2014 में प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में निर्वासित
तिब्बत सरकार के प्रमुख लोबसंग सांगे को आमंत्रित किया था। तो लोबसंग सांगे जो है वहां का एक नेता है। तो इसको भी जो है भारत में 2014 में जो है शपथ ग्रहण समारोह में जो है इसको यानी कि आमंत्रण किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्षेत्रवाद क्या है, यह भारत की राज्य व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है, अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसी को जो है हम क्षेत्रवाद कहते हैं कि क्षेत्रवाद में क्या होता है कि आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से वह अपने आर्थ यानी पृथक अस्तित्व के लिए जागृत हो और अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अत्यधिक यानी कि प्रयत्न, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रवाद भारत की राज्य व्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है, जिनमें क्षेत्रवाद के कारण राज्यों में केंद्र से ज्यादा स्वायत्त की मांग होती है और क्षेत्रवाद की वजह से केंद्र राज्य संबंधों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववाद की भावना भी बढ़ती है। तो ये जो है क्षेत्रवाद के कुछ कारण हैं और अभी और हैं, जिनमें क्षेत्रवाद के कारण देश में सांप्रदायिकता और हिंसा का माहौल पैदा होता है और क्षेत्रवाद के कारण देश में आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तनाव भी बढ़ता है और क्षेत्रवाद के कारण देश में रोजगार के अवसरों की कमी रहती है और क्षेत्रवाद के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। तो ये जो है क्षेत्रवाद के क्या है कारण हैं जो कि भारत की राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। और अब आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों में देना होता है, जो कि आपको 8 नंबर में पूछा जाता है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध 1 अप्रैल 2000 यानी 1950 को स्थापित हुए थे। भारत चीन के जनवादी गणराज्य के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था। भारत और चीन के बीच सीमा विवादों की वजह से कई बार संघर्ष हो चुके हैं, जिनमें 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। यह युद्ध मुख्य रूप से अक्साई चीन क्षेत्र पर विवाद को लेकर हुआ था। तो भारत और चीन के बीच राजनयिक जो संबंध है वो क्या उसे हुए 1 अप्रैल 1950 को स्थापित हुए और भारत और चीन के बीच जनवादी गणराज्यों के साथ संबंध से स्थापित करने वाला क्या था, गैर साम्यवादी यानी कि पहला देश था। भारत और चीन के बीच सीमा विवादों की वजह से कई बार भी संघर्ष भी हो चुका है। 1962 में, 1949 में जो है 2 बार जो है युद्ध भी हो चुका है और 1962 वाला युद्ध जो है अक्साई चीन क्षेत्र को के विवाद को लेकर हुआ। और अब आता है भारत और चीन के बीच व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साल 2022 में भारत और चीन के बीच कुल व्यापार 136.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। भारत और चीन के बीच सीमा पर अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इससे दोनों देशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। भारत और चीन के बीच कई तरह के क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है। इनमें कराधान यानी कि कराधान, मानव संसाधन विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो भारत और चीन में लगातार जो है व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है और साल 2022 में जो है भारत और चीन के बीच में कुल व्यापार जो हुआ था वो ये हुआ था 136.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 1 बिलियन में जो है 100 करोड़ इंडियन रुपी यानी 100 करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन ये वो बता रहा है इसमें 136.62 बिलियन यानी कि अमेरिकी डॉलर, यानी कि 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत हमारे यहाँ इंडियन रुपीस में लगभग 75 रुपीज से लेकर 80 रुपीज तक होती है। और अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 136.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 1 बिलियन में जो है 100 करोड़ रुपए माने जाते हैं। अगर आप जो है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाएंगे तो लगभग हमारे यहाँ के आठ यानी कि 8800 करोड़ से रुपए ज्यादा होते हैं।
यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा व्यापार हुआ है। और 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है। अब आता है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बंदूकों के इस्तेमाल को रोकने का समझौता भी हुआ है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन के उद्यमों ने भारत में कई नौकरियां भी पैदा की हैं, यानी कि चीन की कई सारी कंपनियां जो है भारत में आई हैं, जिनके कारण भारत में जो है नौकरियां पैदा हुई हैं, यानी कि रोजगार भी पैदा हुआ है। अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न, जो कि इसके बाद ये मॉडल पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। तो हमारा उत्तर प्रश्न है, बांग्लादेश युद्ध 1971 का विवेचन कीजिए। तो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश के आजाद होने का एक ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध की वजह से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली और भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हराया था। इस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश के आज़ादी के आंदोलन में पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सैन्य हस्तक्षेप किया था। यानी कि 1971 का युद्ध जो है एक ऐसा युद्ध है जब पूरी दुनिया के लगभग देश जो है भारत के खिलाफ थे, और तब जो है सोवियत संघ ने जो है भारत का साथ दिया था, और उन्होंने जो है अपनी मिसाइलें भेजी, पनडुब्बियां भेजी, तब जाकर जो है भारत को जो है आजाद अच्छे से जो है लड़ने में आसानी हुई। क्योंकि अमेरिका भी उस टाइम जो है पाकिस्तान के साथ था, चीन भी पाकिस्तान के साथ था, और उस समय जो है भारत देश की प्रधानमंत्री माँ इंदिरा गांधी जी थी, और उन्होंने जो है अपने विवेक के अनुसार जो है अपनी सेना को जो है इस तरह से पाकिस्तान में प्रवेश कराया कि हमारे सैनिकों ने जो है 93,000 सैनिकों को हराया था, उनको जो है बंदी बना लिया। लेकिन इंदिरा गांधी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जो है उनको भी खाना दिया था। और इस युद्ध में भारतीय सेना को भारी मानव का यानी मानव नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को धोखा देकर उसका खात्मा किया था। इस युद्ध में आईएनएस विक्रमांक यानी कि विक्रांत की अहम भूमिका रही थी। इस युद्ध में पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे, और इस युद्ध में भारत की जीत का कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लोगों के बीच तालमेल था। इस युद्ध में इंदिरा गांधी और जगजीवन राव ने सैन्य बलों की मदद की थी। तो ये जो है युद्ध काफी ज्यादा भयंकर भी हुआ था, और इसमें जो है काफी भारत का नुकसान भी हुआ। लेकिन इसमें जो है बांग्लादेश का भी नया उदय हुआ, और सोवियत संघ ने अपने युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर भारत को मदद की थी। तो सोवियत संघ ने भी जो है इसमें अपने जो युद्ध में जो अपने में वो इस्तेमाल करता है, तो उसने जो है डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और न्यूक्लियर सबमरीन को जो है उन्होंने भेजकर भारत की मदद की थी। इस युद्ध की वजह थी बांग्लादेश की आज़ादी की मांग। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है, यानी कि इस टाइम पर बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो है पहले किसका हिस्सा था? पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा था। और वो जो है पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जो है क्या करते थे? अत्याचार करते थे। इसीलिए वो जो है किसकी मांग कर रहे थे? अलग देश की मांग कर रहे थे, और इसी कारण जो है ये युद्ध भी छिड़ गया। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। यह युद्ध 25 मार्च से 16 दिसंबर 1971 तक चला था, और इस युद्ध में भारत की जीत के बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना था। और आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि पाक यानी कि बांग्लादेश को जो है स्वतंत्रता कब मिली, तो वो जो है 26 मार्च को जो है इसको स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन बांग्लादेश का गठन जो है कब हुआ था? वो हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, लेकिन इसको स्वतंत्रता कब मिली? 26 मार्च 1971 को। तो ये जो है काफी लंबा डिस्टेंस है, ये भी जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपको पूछा जा सकता है।
और भारत की इस जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। इस युद्ध में भारत ने भारतीय सेना के युद्ध कौशल और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय कूटनीति का कमाल दिखाया था। इस युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान से 15 मिलियन शरणार्थी भारत चले आए थे। इस युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्र के बीच संबंधों में बदलाव आया था। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।